प्रगति की सोपान कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोता, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सितंबर माह, चूँकि पोषण माह कहलाता है, राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। श्रोता, पोषण माह मनाने का उद्देश्य ये है कि इसमें हमारे जो बच्चे होते हैं और जो गर्भवती माताएं होती हैं उनके पोषण के स्तर को सुधारना या इन्हें पोषण के बारे में जानकारी देना और कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र तक लाने और उन्हें सही पोषण देने तक की कार्य जो है इस माह में किए जाते हैं। तो श्रोता, पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण माह मनाए जाने के विषय पर आज हम बात करेंगे जिला अस्पताल दुर्ग की फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर सपना शर्मा जी से। तो सपना शर्मा जी, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सपना शर्मा जी, कार्यक्रम में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये पोषण अभियान क्या है और जो अभी इसके अंतर्गत पोषण माह मनाया जा रहा है तो इसमें क्या कार्य किए जाते हैं? यह माह मतलब पूरा सितंबर माह जो रहता है वो पोषण माह कहलाता है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमें कुपोषण, जैसे छोटे बच्चे लोगों का कुपोषण में कमी करना और अपने गर्भवती महिलाओं में अनीमिया की कमी करना, और जन्म लेते हैं बच्चे उनका भी मतलब लो बर्थ वेट को भी कम करना और धात्री महिलाओं का भी न्यूट्रिशनल स्टेटस सही करना और किशोरी बालिकाओं में भी एनीमिया को कम करना। तो ये जो पोषण माह हम देख रहे हैं कि अभी 1 से 30 सितंबर तक मनाया जाता है, तो इसके अंतर्गत आपके द्वारा हॉस्पिटल्स के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं? सर, हमारे यहाँ पे पोषण माह में जब कुपोषित बच्चे आते हैं तो इन कुपोषित बच्चों का हम लोग परीक्षण करते हैं सबसे पहले, और परीक्षण करके हम लोग ये देखते हैं कि बच्चा कुपोषित है कि नहीं है करके। जैसे उन बच्चों का पहले हम लोग एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करते हैं। बच्चा आता है तो सबसे पहले उसका वेट लेते हैं, हाइट लेते हैं, MUAC लेते हैं, और फिर MUAC लेने के बाद में हम लोग देखते हैं कि बच्चा कुपोषित है कि नहीं करके। और अभी इसमें बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि बच्चों में कुपोषण में जैसे हम लोग जो नया थीम आया है पोषण माह का, उसमें यह है कि हमें स्टंटिंग, जो बौनेपन, उसमें कमी लाना है, और बच्चों में जैसे कि अंडर न्यूट्रिशन है उसमें भी कमी लाना है, और एनीमिया में भी कमी लाना है। इसका ये है कि हमें जो 0 से लेके 5 साल के बच्चे हैं उनमें हमें बौनेपन और वेस्टिंग और स्टंटिंग और अंडरवेट, इन सब में कमी लाना है, कुपोषण में कमी लाना है। सपना जी, अभी आपने बताया कि कुपोषित बच्चे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुपोषित बच्चों के क्या लक्षण होते हैं? सर, बच्चा जैसे कि वैसे तो दिखने में कुपोषण कोई भी बोल देगा कि कुपोषित है करके, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में जब बच्चा आता है पोषण पुनर्वास केंद्र में तो हम लोग उस बच्चे का पूरा एग्जामिन करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, हाइट लेते हैं, वेट लेते, MUAC लेते, जिसको बोलते हैं मध्य भाग, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, मध्य भाग की गोलाई। इसका हम लोग परीक्षण करते हैं। अगर ये 11.5 से कम है मतलब बच्चा की वेस्टिंग है, मतलब बच्चा गंभीर कुपोषित है। और वही बच्चे का हम लोग वेट फॉर हाइट लेते हैं। जैसे कि बच्चा है जो मतलब लंबाई के अनुसार वजन कम है तो वो बच्चा कुपोषित में आता है, तो वो आ जाता है स्टंटिंग में, जैसे बौनापन में आ जाता है। और एक देखते हैं हम लोग अंडर न्यूट्रिशन, मतलब कि उसका एज और हाइट बराबर है लेकिन उसका वजन कम है, तो ये अति गंभीर कुपोषित में आते हैं ये सब लक्षण। कुपोषण की बात कर रहे हैं तो इसमें एक बात ज़रूर आती है कि कुपोषण के प्रकार कितने हो सकते हैं? सर, कुपोषण में ऐसा होता है कि एक क्वाशिरक्वार होता है और एक मरासमस होता है। जैसे कि एक गंभीर कुपोषित बच्चा रहता है, जैसे बहुत ही दुबला पतला एकदम झुर्रियाँ आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाशिरक्वार बोलते हैं। और एक मरासमस बच्चा रहता है जो एकदम सुस्त रहता है और पूरी आंखें धसी हुई रहती है, उस पूरे बाल उसके ब्राउन रहते हैं। और कुछ बच्चे उसमें ओबीस भी नज़र आते हैं, मतलब उनमें सूजन दिखाई देती है, और ऐसे भी वो बच्चे मतलब ओबीसीटी जैसे दिखते हैं, वो भी कुपोषण के उसमें आते हैं। जी, तो जैसा एक ओबेसिटी यानी एक जो मोटापे से ग्रसित बच्चा है तो उसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ज़्यादा खाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो भी कुपोषित की श्रेणी में आ रहा है? सर, क्योंकि उसको वो ज़्यादा खा रहा है लेकिन उसको सही पोषण नहीं मिल रहा है। जैसे कि सही पोषण नहीं मिल रहा है, वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, जैसे मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, वो जितने पैकेट वाली चीज़ें हैं, डिब्बा बंद चीज़ें हैं, डिब्बे बंद कोल्ड ड्रिंक हो गया, या जो भी
मतलब बाहरी चीज़ों को ज़्यादा लेना है, फ्राई फ्रूट हो गए, जैसे कि आजकल लोग मोमोज ज़्यादा खा रहे हैं, समोसे हो गए हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये उसमें पोषण नहीं मिल रहा है उस बच्चे को, और वो ज़्यादा खा के उस चीज़ को ओबेसिटी में जा रहा है, तो वो भी एक कुपोषण का लक्षण है। तो सपना शर्मा जी, अभी हम देखें कि भारत सरकार द्वारा पोषण माह का जो आयोजन किया जा रहा है सितंबर के माह में, तो उसमें जो है हर सप्ताह कुछ आप लोग नया करते हैं, तो उसमें अभी बीते सप्ताह क्या आप लोगों ने जिला अस्पताल के द्वारा किया गया और अभी क्या और आगे की क्या प्लानिंग है? सर अभी हम लोग ने इससे पहले जुलाई में ब्रेस्ट फीडिंग डे बनाया था। ब्रेस्ट फीडिंग में हम लोग ने माताओं को और स्तनपान कराने वाली माताएं, उनको हम लोग ने स्तनपान के बारे में बताया कि स्तनपान क्यों ज़रूरी है। स्तनपान कराना माताओं को बहुत ज़रूरी है और उन बच्चों को भी मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्तनपान में माँ के दूध में ही सारे पोषक तत्व रहते हैं, पूरा न्यूट्रिशन रहता है, क्योंकि 0 से लेके 6 माह तक के बच्चों को सिर्फ केवल माँ का ही दूध पिलाना है, और उसी स्तनपान से बच्चे को ओवरऑल न्यूट्रिशन मतलब ओवरऑल पोषक तत्व मिलेगा। जो 0 से 6 महीने तक के बच्चे। फिर सर हमने 6 महीने के बाद के बच्चे लोगों के लिए स्पेशल जो मतलब वजन त्योहार जैसे कि आंगनबाड़ी में बनाते हैं, हमारे एनआरसी में भी हम लोग स्पेशल न्यूट्रिशन वीक बनाते हैं, तो उसमें हम लोगों ने 6 महीना के ऊपर वाले बच्चों को जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, पूरक आहार, उसके बारे में हमने जानकारी दिया। पूरक आहार में हमने जैसे बच्चे को बताया कि जैसे बच्चा 6 महीना के ऊपर हो गया तो उस बच्चे को पहले अपन लोगों को तरल पदार्थ देना है, एकदम तरल, जैसे कि दाल का पानी, चावल का पानी, माड़ और अपना दलिया का पानी, यानी थोड़ा बच्चा सीखेगा जैसे 6 महीने के बाद ऊपर से। उसके बाद उसको हम लोग बोलेंगे कि थोड़ा सा सेमी सॉलिड सॉफ्ट डाइट, जैसे कि नरम, मतलब बोलना चाहिए नरम बोलना चाहिए, मतलब एकदम जैसे कि दूध रोटी, दाल रोटी, गाढ़ी दाल, जैसे आटे का हलवा, आटे का सीरा, सूजी का सीरा, सूजी का हलवा, बेसन का हलवा, ये सब में प्रोटीन, कैलोरी, फैट, सब मतलब पोषक तत्व से युक्त रहता है ये सब, जो बच्चों को ऊपरी पूरक आहार कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में दिया जाना है। दलिया, खिचड़ी, उबला हुआ आलू और मिक्स सब्जियों से खिचड़ी बनाना बच्चे को, कई तरह के हलवा, और जैसे कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 1 1.5 2 साल का हो गया, तो उस बच्चे को जैसे कि चीला दे सकते हैं अपन लोग फॉर्म चेंज करके। जैसे छोटा बच्चा है, 6 महीने से ऊपर है, 7 8 9 महीने का बच्चा है, तो वो सॉफ्ट डाइट खाएगा क्योंकि उसके दांत नहीं रहते, है ना, तो एकदम नरम गुथा हुआ टाइप का मतलब। और उसके बाद बड़ा बच्चा है तो जैसे उसको चीला दे दिए, ये सब पोषक तत्व रहते, उसमें पालक, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां डाल के, और रेडी टू ईट जो आंगनबाड़ियों में मिलता है उसके बारे में भी बताए। तो ये सब पोषक तत्व से पूर्ण रहता है, जिससे बच्चे टाइम से लें तो बच्चा कुपोषित नहीं होगा। ये बहुत अच्छी जानकारी अभी आपने दी है। तो सपना शर्मा जी, हम देखते हैं कि जो कुपोषित बच्चे होते हैं वो घर से आपके पोषण पुनर्वास केंद्र तक पहुंच पाना उनका काफ़ी कठिन होता है, तो इसके लिए आपके जो अस्पताल है, जिला अस्पताल, इसके क्या कार्य किए जाते हैं कि उनको घर से एनआरसी तक लाया जा सके, और एनआरसी में आने के बाद वहाँ उनको क्या उपचार दिया जाता है? सर गांव में सर आंगनबाड़ी है, आशा मितानिन है, सब लोग घर जाके बच्चे को परीक्षण करके पहले बच्चे को गांव मतलब आंगनबाड़ी में ला के उसका वेट, हाइट, MUAC ये सब देख के पहले बच्चों का ये देखा जाता है कि बच्चा मध्यम कुपोषित है कि अति गंभीर कुपोषित है। अगर वो अति गंभीर कुपोषित है जिसमें क्लिनिकली साइन है, मतलब उसको कोई क्लिनिकली प्रॉब्लम है, जैसे कि बच्चे को डायरिया है, दस्त है, या बच्चे को निमोनिया है, और बच्चा गंभीर कुपोषित है, या बच्चा डिहाइड्रेट है, तो वो बच्चे को सर हमारे जिला अस्पताल NRC में लाया जाता है। तब हम उस बच्चे का क्लिनिकली ट्रीटमेंट करते हैं सर। जैसे उस बच्चे का पहले हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया चेक करते हैं, हाइपोथर्मिया चेक करते हैं, बच्चे का हम लोग डिहाइड्रेशन चेक करते हैं, बच्चे का हम लोग इन्फेक्शन चेक करते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं सर हम लोग। उसके बाद फिर बच्चे को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करते हैं। उसके बाद बच्चे को हम लोग कॉशियस फिटिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर बच्चे को प्ले थेरेपी देते हैं, को फॉलोअप के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे बच्चा
अगर कॉशियस फिटिंग जैसे हम लोग फीडिंग स्टार्ट करते हैं उस गंभीर कुपोषित बच्चों की, तो हम लोग का सर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जैसे हम लोग का एक प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग डाइट देते हैं। जैसे बच्चा पहले आया तो उस बच्चे को सबसे पहले हम लोग एपेटाइट टेस्ट करते हैं सर। एपेटाइट टेस्ट करने के बाद में बच्चे का हम लोग भूख की परीक्षण, तो सबसे पहले बच्चे का भूख परीक्षण करने के बाद ये देखते हैं बच्चा फेल हो रहा है कि पास हो रहा है। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उस कंडीशन में उस बच्चे को हम लोग F75 डाइट देते हैं। अगर बच्चा पास हो रहा है तो उस कंडीशन में उस बच्चे को F100 डाइट देते हैं सर। जैसे F75 डाइट है सर, ये दूध से बनता है। उसके बाद बच्चे को कैचअप ग्रोथ डाइट देते हैं डिस्चार्ज से पहले, जैसे हलवा खिचड़ी जो घर में होममेड रहते हैं ना वो देते हैं। और साथ में हम बच्चों को 15 दिन वहाँ भर्ती रखते हैं और 15 दिन में उसको कई तरह की चीज़ें सिखाते हैं बच्चे की माँओं को कि कैसे बच्चों के लिए भोजन बनाना चाहिए जो घर में उपलब्ध सामग्री हो। तो सपना शर्मा जी, जैसे अभी आपने बताया कि पोषण अभियान के अंतर्गत जो NRC में आते हैं बच्चे, तो उनको जो सही डाइट और दवाओं के द्वारा उन्हें कुपोषित से सुपोषित करते हैं। NRC से पोषण पुनर्वास केंद्र से जो अभिभावक होते हैं उनको आप क्या बताते हैं? जो एक पोषण चार्ट होता है उसके बारे में बताएं कि किस तरह उन्हें बताया जाता है कि घर जाके बच्चों को क्या देना है, आगे की डाइट कैसे जारी रखनी है, उसके लिए जो पोषण के जो आगे के जो पोषण के लिए जो चार्ट दिया जाता है उसमें क्या क्या शामिल होता है? सर माँ लोग हमारे पोषण पुनर्वास केंद्र में 15 दिन बच्चों के साथ रहते हैं, तो माँ लोगों को सिखाया जाता है कि अपने बच्चों की कैसे देखभाल करना है, बच्चों के साथ कैसे वातावरण रखना है, बच्चों के साथ कैसे मिलना है। माताएं घर के काम में ज़्यादा मतलब बिजी हो जाती हैं कि वो बच्चों के लिए समय कम मतलब समय देती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन बच्चों का जो मेन पोषण है उसमें नहीं दे पाती। जैसे कि माँ काम कर रही है घर परिवार वालों का, तो बच्चे को जैसे एक बिस्किट पकड़ा दिया तो सोचती मेरा बच्चा ने कुछ तो खाया है करके, पर माँ को ये नहीं पता है कि वो बिस्किट से उसके बच्चे के स्वास्थ्य में कितना इफेक्ट हो रहा है। कि वो बिस्किट से वो बच्चा कितनी देर तक के फिर बच्चा थक गया खेल के फिर सो गया। तो माँ को सिखाया जाता है कि हमें बच्चों को टाइम पे एक टाइम टेबल बनाना चाहिए अपने बच्चों के साथ में, और उस टाइम पे अपने बच्चों को खाना खिलाना चाहिए। हम लोग वहाँ पे माँ लोगों से टाइम टेबल बनवाते हैं सुबह से लेके रात तक, कि सुबह से लेके रात तक का कि सुबह बच्चा कितने बजे उठा, फिर कितने बजे उठ के उसने कितने बजे नाश्ता किया, फिर कितने बजे वो स्कूल गया, फिर स्कूल से आके उसने क्या खाया, पूरा दिनचर्या करके हम उसको एक पोषण चार्ट के बारे में बताते हैं। तो सपना शर्मा जी, कार्यक्रम में चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जैसे केंद्र सरकार ने और भारत सरकार ने मिलेट्स के बारे में बताया है कि जो मोटे अनाज है वो भी काफ़ी जो हमारे खाने की पद्धति हुआ करते थे वो धीरे धीरे हमारे खाने की थाली से गायब हो चुकी, तो उसे हम किस तरह पोषण अभियान के अंतर्गत हम देखते हैं कि उसे शामिल किया जाए और उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सर मिलेट्स के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि पहले के ज़माने में ये होता था कि मोटे अनाज खाते थे, और अभी अपने यहाँ पे जैसे कि चावल और गेहूँ सबसे इम्पोर्टेंट बोलते हैं और इसी की खेती होती है और यही ज़्यादा खाते हैं। लेकिन हमें सभी अनाज खाना चाहिए। गेहूँ चावल तो जनरली खाते हैं यहाँ पर लोग, पर हमें सारे ही अनाज और मतलब लेना चाहिए जो मिलेट्स होते हैं, मोटे अनाज जो रहते हैं, जैसे बाजरा, जौ, रागी, ये सब मिलेट्स सबको अपने खाने में, अपने दैनिक आहार में इसको ऐड करना चाहिए अपने खाने में। तो इसको प्राथमिकता देना चाहिए। इस पोषण माह ये बहुत ही अच्छा माह है, और ये बहुत ही अच्छा माह इसलिए क्योंकि इसमें पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा है कि अपनी जो लाइफ स्टाइल है, जो अपना दिनचर्या है, एक अच्छे पोषण से हो। श्रोताओं, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे पोषण अभियान और पोषण माह के अंतर्गत जिला अस्पताल दुर्ग की फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर सपना शर्मा जी से। तो सपना शर्मा जी, कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।